आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज एक युवा गीतकार जिसके इस गाने ने मचाया खूब धमाल। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क सली चटक मटक भटक सली दुश्मन की देखो जो फाट लावली। बाजीराव मस्तानी के अलावा उनके गाने खूब चले फिल्म मैरी कॉम में। वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं हवा के कानों में जाके कहे किस्मत किसकी है। दिल ये जिद्दी है दिल ये जिद्दी है। और फिल्म रेस का ये गाना तो आपको याद ही होगा। मैंने पहने body shoes, gonna let my body loose, lovely है थोड़ी booze, let's party on my mind, है hobby hobby right, the Saturday night, और music। तो आइए आज मुलाकात करें युवा गीतकार प्रशांत इंगोले से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं युवा गीतकार प्रशांत इंगोले। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूनुस भाई, सबसे पहले तो थैंक यू यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। प्रशांत, विविध भारती से जाहिर है आपका एक नाता रहा होगा। मुझे बताइए कि बचपन कहाँ बीता है और अपने परिवार के बारे में, अपने बचपन की शरारतों के बारे में बताइए। बचपन मेरा, जैसे आपको पता होगा, बेलगाम एक छोटा सा शहर है महाराष्ट्र कर्नाटका के बॉर्डर पे। तो वहाँ पे मेरा बचपन गुजरा है। पला बड़ा वहीं पे हूँ मैं। स्कूल मेरी वहीं पे हुई है। तो शरारतें तो ज़्यादा हुई नहीं है। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त लोग, जो स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, वो मुझे ब्राह्मण बुलाते थे क्योंकि मैं एक कोने में बैठा रहता था, ज़्यादा बातें नहीं करता था। अपना काम, अपना पढ़ाई करो, घर चले जाओ। चुनिंदा दोस्त थे। और पिताजी आर्मी में थे, 15 MLI में। तो वो, मम्मी और 2 छोटी बहनें हैं, वो हमेशा हैदराबाद, कभी राजस्थान, कभी पूना, तो ऐसा उनका ट्रैवल होता था। मैं अपना मामा, मौसी और नानी के पास था। फिर कॉलेज मैंने पूना में कंप्लीट किया है। बीकॉम किया मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे से। होटल मैनेजमेंट किया है। शेफ बनने की बहुत चाहत थी। अच्छा। ये पूरा कनेक्शन जो है बचपन में बहुत सीधा साधा होना और उसके बाद आगे पढ़ाई पर ध्यान देते हुए शेफ बनने की ख्वाहिश रखना, यहाँ कहीं गीतकारी नजर नहीं आ रही है। ये क्या चल रहा था? मुझे आज भी लगता है कि मैं गीतकार हूँ या नहीं, और कैसे गाने लिखता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है। क्योंकि मैं अभी रेडियो पे हूँ, तो ये एक्सेप्ट करना चाहूँगा कि मेरा, अगर आप ग्रामर भी देखोगे, अभी जब आप मेरी हिंदी सुनोगे तो बहुत टूटी फूटी हिंदी है। मगर जब लिखता हूँ, कहाँ से चीजें आती है, क्या होता है, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि कॉलेज में, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कॉलेज में 35-37 मार्क्स से ज्यादा, मुझे आई थिंक 37 मेरे मैक्सिमम हिंदी में मिले हैं मुझे आज तक, बोला तो मेरे कॉलेज में। तो दैट इज द वियर्ड स्टोरी ऑफ माई लाइफ कि जब मेरी हिंदी की एग्जाम्स होती थी, तो 15 दिन पहले मैं मम्मी के साथ किताब लेके बैठता था। मम्मी उस किताब को पढ़ के मुझे सुनाती थी, कि मम्मी को पढ़ने का बहुत शौक था। तो हिंदी की किताब मम्मी से पढ़वाता था, मैं सुनता था पूरा एज अ स्टोरी। वो स्टोरी एग्जाम्स में जाके 35 मार्क्स लेके आ जाता था। तो पूरा कॉलेज मेरा वैसे ही गया है। और पता नहीं क्या, क्रिकेट का बहुत शौकीन था मैं। क्रिकेट में था स्कूल में, 1 डाउन बैट्समैन और बॉलर था मैं, फास्ट बॉलर। तो वो भी छोड़ दिया। तो मैं कैसे लिखता हूँ, मुझे खुद को ना कभी कभी यकीन नहीं होता कि यार ये गाना मैंने लिखा है क्या। अच्छा, पहले यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, और वो भी वो गाना जिसने आपको बहुत जबरदस्त पहचान दी, बाजीराव मस्तानी का मल्हारी। फिर आगे की बात करते हैं। बजने ते धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा
भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक भटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली अरे बजने दे धड़क धड़क ढोल का से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक भटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली बजने दे धड़क धड़क ढोल का से धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी धड़क धड़क भड़क झाली चटक मटक भटक झाली दुश्मन की देखो जो फाट लावली प्रशांत, ये गाना हमने सुना मल्हारी जो बाजीराव मस्तानी का है, लेकिन इससे पहले की भी तो एक पूरी यात्रा रही है। तो हम सिलसिले से आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स किया उसके बाद शेफ बन गए थे या बनना रह गया था? इनफैक्ट होटल मैनेजमेंट का भी एक ये सीन है कि मैंने होटल मैनेजमेंट जैसे होता है ना कि मेरी कॉलेज की जर्नी एक अजीबोगरीब जर्नी है, क्योंकि 10th तक मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। मेरी मौसी चाहती थी कि मैं इंजीनियर बनूं, जबकि मैं साइंस में एकदम ऑलमोस्ट 0 ही था, जैसे 50% मिलते थे स्कूल में। तो मुझे पता ही नहीं था यार इंजीनियर कौन, तो वो एक टैग था ना कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तो हर पेरेंट्स चाहते थे। तो फाइनली मुझे कॉमर्स में एडमिशन मिला और बाद में एक दोस्त मेरा होटल मैनेजमेंट करना चाहता था, तो और मुझे कुकिंग का पहले से बहुत शौक है, तो किचन में घुस जाता था मम्मी के पास, तो कुछ भी बना रहे तो ये करता था। तो मैंने बोला यार चलो होटल मैनेजमेंट करते हैं, और तो वो होटल मैनेजमेंट भी ऐसे ही शुरू हुआ था मेरा इनफैक्ट कि यार एक दोस्त कर रहा है तो नहीं कि हम भी करते हैं जाके। तो मैंने 2 साल किया, बाद में लगा कि यार होटल इंडस्ट्री का कुछ है नहीं तो छोड़ दो, तो होटल मैनेजमेंट छोड़ दिया। मगर अभी भी कुकिंग का शौक है, शेफ बना नहीं मैं, मगर वो चीज़ काम आ गई आज भी। 2000 में जो की थी, आज भी बॉम्बे में जो 4-5 साल से हूँ, खाना पकाने का शौक है, खुद पकाता हूँ, खाता हूँ। तो शेफ तो बना नहीं मैं, मगर वो जर्नी किस लिए हुई थी और जिंदगी में वो स्टेशन किस लिए आया था वो पता ही नहीं चला। तो फिर एक दोराहे पर आप खड़े थे और सामने ये सवाल था कि जिंदगी में आगे करना क्या है। वो मेरा सवाल तो 2001 तक मेरे साथ था कि यार मैं कुछ बन पाऊंगा या ऐसे ही बैठा रहूंगा या कुछ करूंगा ही नहीं लाइफ में। तो इवेंचुअली मैं लिखता तो था कॉलेज में 2-2, 4-4 लाइनें इंग्लिश में लिखता था, इंग्लिश पोएट्री, प्रोज लिखता था। कुछ भी हो गया सिचुएशन, पॉलिटिक्स पे लिख दिया, मूवीज पे लिख दिया, गाने भी फॉलो करता था मैं। तो एक दिन ऐसे ही, मुझे आज भी याद है वो किस्सा कि स्कूल की बात है, मे बी दैट हैज सम रेलेवेंस, कि पतंग पकड़ने का मुझे बहुत शौक था। अच्छा। तो एक दिन एक पतंग कट के उड़ रही थी और मैंने देखा कि कोई भाग ही नहीं रहा है उसके पीछे, और मैं आ रहा था कहीं से, तो मैं तो भागते भागते उसके पीछे गया और दिखी मुझे, और एक थिएटर के सामने गिर गई पतंग। बड़ी पतंग थी, तो मैंने उठा लिया और मैंने देखा तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म लगी थी तभी। तो मैंने देखा, मैंने बोला यार इस फिल्म के गाने इतने अच्छे, मुझे लगता है ये लास्ट फिल्म होगी जिसके गाने इतने अच्छे बने हैं। तो मैंने कनेक्ट माई सेल्फ कि यार आज मैं लिख रहा हूँ खुद और इतने अच्छे गाने आज भी बन रहे हैं। वो सवाल कहाँ से आया था, ये क्या कनेक्शन था, बट वो याद रह गया मुझे अभी तक, क्योंकि वो जो सिचुएशन इतना ये था कि एक फिल्म गाने बनाते कैसे है। मुझे लग रहा है इस फिल्म के गाने सबसे अच्छे जो गाने हैं ये लास्ट फिल्म रहेगी, इसके बाद नहीं आएंगे गाने। तो ये जो चीजें है ना, जो कनेक्शंस है, कनेक्टिंग द डॉट्स जो बोलते हैं हम लोग, वो मुझे 2001 तक कुछ पता ही नहीं चला था। 2001 में जब मैं किसी से मिला, वो बोलते हैं ना पहला प्यार हो जाता है। ये कहानी आगे सुनते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का जिक्र आया है। तो क्यों ना इस फिल्म का वो गाना सुनते हैं। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली।
प्रशांत, आप बता रहे थे कि एक पतंग उड़ी, थिएटर के सामने कट के गिरी, एक पोस्टर पर नजर पड़ी और ये जो फिल्मों के गाने लिखने पर आपके जहन में सवाल उठने शुरू हुए। इसके आगे की कहानी क्या है? अभी उसके बाद वो फिर वापस पतंग लेके मैं घर चला गया, कहानी किस्सा खत्म हो गया और अपनी एज यूजुअल क्वेश्चन मार्क वाली कहानी शुरू हो गई। कॉलेज खत्म हो गया 2000 में। फिर बाद मैं एक जॉब लेके कोइंसिडेंटली मुझे बेलगाम पोस्ट किया गया था। एक बहुत बड़ी कंपनी थी mdindia.com कर। तो सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी खुली थी उनकी, जो 60 कंप्यूटर सेटअप की थी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में। तो क्योंकि मैं बेलगाम से था, मुझे एज ए मैनेजर प्रमोट किया गया वहाँ पे, और मैं बहुत एग्रेसिव था काम में, जो पूना में लगा था मैं। और वहाँ पे मैं किसी से टकराया, एक लड़की से, और वो जो बोलते हैं ना कि एक अलग ही फ्रिक्शन या मैजिक क्रिएट हुआ एंड वी फेल इन लव, प्यार हो गया। उसने जब मुझे बताया कि तुम इतना अच्छा लिखते हो, तुम बॉलीवुड क्यों नहीं ट्राई करते, तो वहां से कहानी, फिर वो जो क्वेश्चन मार्क्स थे कि मैं क्या करूंगा, क्या बनूंगा, वो सारे चले गए। फिर एक ही रास्ता दिखा कि लिखना है, अभी बस गाने लिखने हैं। लेकिन आप तो बेलगाम में पड़े हुए थे। हाँ। और एक कंपनी के लिए काम कर रहे थे और एक लड़की के साथ नाता भी हो गया था। फिर मुंबई के रास्ता नजर आ रहा था या नहीं? नहीं, मैं आया इमीडिएटली मुंबई आया, और मैं तभी जो अपने आनंद जी शाह के लड़के हैं, दीपक शाह, उनसे मिला। तो उन्होंने बोला भाई ये इंडस्ट्री बहुत डाइसी है, इसको 8-10 लगेंगे, तो यू हैव टू हैव अ जॉब। तुम्हारे थॉट्स तो अच्छे हैं, क्योंकि मैंने कुछ पोएट्री सुनाई उनको जो इंग्लिश में लिखी थी मैंने, और थोड़े बहुत हिंदी गाने लिखे थे। तो वो सुनाने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी स्टाइल तो अच्छी है, मगर 10 साल लगेंगे, देख लो। जैसे ही उनके घर से निकला, मैंने माइंड बना लिया कि भाई मुझे करना है तो अभी यही करना है, तो 10 साल लगे या कुछ भी लगे, यही करना है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, हमारा जो वो बचपने वाला प्यार था, तो ब्रेक ऑफ हो गया। तो मुझे और एक रीजन मिल गया, तो मैंने कंपनी छोड़ दी, पूना आ गया। फिर से पूना से मैं, वो दिमाग में शुरू था कि ये करना है, मूव किया बॉम्बे। बॉम्बे में मूव करके मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया यहीं पे मलाड में, और वो नाइट शिफ्ट करता था, और सुबह अपना थोड़ा वो स्ट्रगल प्रोडक्शन हाउसेज में चला गया मिलने के लिए। तो 1-1.5 साल वैसे चला, कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, और पिताजी का देहांत हो गया 2004 में। तो फिर वापस मैं पूना चला गया। स्ट्रगल अधूरा छूट गया। आदत छोड़ के 1-1.5 साल करके पूना चला गया, और मैंने सोचा नहीं यार अभी करना नहीं, फैमिली के साथ रहते, क्योंकि जब डैडी की डेथ हुई तो मैं था ही नहीं, वो एक गिल्ट फीलिंग आ गया। तो मैंने लिखना विखना सब छोड़ दिया। एक दोस्त था उसमें जो मेरा बना था, और वो प्रीतम के लिए अरेंज करता था, राजीव नाम था उसका। तो उसने बोला यार तू इतना अच्छा लिखता है और कभी कभी कंपोज भी करता है, तो एक काम करना, तो पियानो या कीबोर्ड सीख ले, तुझे काम आएगा आगे जाके। तो मैंने ना बोल के, फिर फैमिली का थोड़ा पुश आया, मेरी सिस्टर्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, मम्मी ने, सिस्टर्स ने। मैंने एक जगह पे कीबोर्ड क्लासेस लगा लिए। तो ऐसी ही बात करते करते रियलाइज हुआ कि जो ओनर थी उस म्यूजिक क्लास की, उनके भाई एक बड़े प्रोड्यूसर थे बॉम्बे में, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई थी, और उनकी लेटेस्ट फिल्म थी लालू प्रसाद यादव जो बनाई थी, और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट बॉम्ब्ड। तो उनसे मेरी मीटिंग फिक्स कराई गई। तो उनको क्या लगा पता नहीं, तो उन्होंने बोला यार यू शुड गो एंड मीट हिम। जैसे ही मैं उनसे मिला, और मैं बच्चा और सब लोग बड़े बड़े लोग बैठे थे राउंड टेबल पे, तो मैंने थोड़े गाने रिसाइड किए। तो लकीली बोल सकता हूँ, तो उन्होंने बोला यार यू आर राइटिंग अ फिल्म सॉन्ग्स। एक नई फिल्म बन रही थी जिसमें संजय खन्ना डायरेक्ट कर रहे थे फिल्म, सुनील शेट्टी थे, और हमने 2 गाने रिकॉर्ड किए। मेरा पहला गाना सुनिधि ने गाया था, गुनाह करके गाने का नाम था, और काफ़ी तारीफ हुई वो गाने की। सेकंड गाना श्रेया घोषाल ने गाया। अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म बनी नहीं। मुझे लगा कि यार ये बुलावा है ऊपर से कि तुझे यहीं पे आना है बॉम्बे में। फिर मैंने छोड़ा नहीं। फिर स्ट्रगल के दिनों के नाम अगर मैं कहूँ कि एक गाना डेडिकेट कीजिए, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर? मुझे मेरा सबसे फेवरेट गाना है तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी। मासूम फिल्म का ये गाना सुनते हैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज
नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं ओ हैरान हूँ मैं। प्रशांत, एक फिल्म मिली जिसके गाने रिकॉर्ड तो हुए लेकिन फिल्म नहीं आ पाई। उसके बाद किस तरह के ख्यालात जहन में चल रहे थे? लग रहा था कि कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और बॉम्बे में किस तरह मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ा रहने के लिए? इनफैक्ट उसके बाद कम से कम 4 साल में बॉम्बे पूना आता जाता था। बॉम्बे में रह नहीं पाया मैं पूना से ही, क्योंकि डैडी का बिजनेस भी था पूना में, उनके बाद मैं ही संभालता था। तो वो करके मैं सैटरडे संडे यहाँ पे आता था, जो भी मीटिंग्स मंडे टू सैटरडे करता था फ़ोन पे, वो सैटरडे संडे आके मंडे को आफ्टरनून में मैं वापस चला जाता था। तो 4 साल ये सिलसिला चला और 2009 में मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला। फर्स्ट बोल सकता हूँ या आधा ब्रेक मिला वो भी कहानी अजीब है, क्योंकि आ देखे जरा करके एक फिल्म आई थी नितिन मुकेश की, उसमें आधा गाना लिखा था मैंने, किसी और ने आधा लिखा था और मुझे बुलाया गया था लिखने के लिए बुलाया, मगर वो आधा ऑलरेडी लॉक हो गया था। तो उसमें एक गाना था पैसा है पावर, उसका सेकंड पार्ट मैंने लिखा था। तो मुझे इतना हंसने को आता है अभी जब मैं वो सोचता हूँ। तो जब सीडी आई थी उसकी और मैं सब दोस्तों को मेरी कार में सुनाता, ये देखिए मेरा पहला गाना है बॉम्बे में, और जब प्ले करता था मैं बोलता था ये वाला पार्ट मेरा नहीं है, मेरा आएगा रुक। तो इट वाज सो फनी फॉर मी कि यार एक गाना नहीं लिखा, पहला गाना जो लिखा वो आधा लिखा। तो वो वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद लकीली अनुराग कश्यप जी से मुलाकात हुई थी एक दिन, तो उन्होंने अमित त्रिवेदी से मिलाया। फिर उसके बाद स्ट्राइकर मूवी का एक गाना लिखा चंदन अरोड़ा जी के लिए, जो चंदन अरोड़ा जो एडिटर हैं और हाँ, उनकी स्ट्राइकर फिल्म जिसमें विशाल भारद्वाज और स्वानंद किरकिरे काफी लोगों ने म्यूजिक किया था, 6-7 लोगों ने किया था। उसमें अमित त्रिवेदी का भी एक गाना था बॉम्बे, तो वो मैंने लिखा था। क्या बात है। तो स्ट्राइकर फिल्म का ये गाना भी सुन लिया जाए फिर। अरे प्लीज। लोकल की पटरी धड़कन इसकी, चाय की टपरी महफिल इसकी, रौनक की देखो यहाँ भरमार है, लम्हों में यहाँ सालों की रफ्तार है। हर कोने के चेहरे हैं यहाँ बारे, मस्ती रंग रलियों के है ये मारे, यहाँ हवा में ही नशा है। प्रशांत, मुंबई बाकायदा आपकी सख्त आजमाइश ले रही थी और आप पूना मुंबई के बीच में ट्रैवल करते थे और लोगों से मिल रहे थे और मुंबई में एक अपनी नई जमीन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्या कभी निराशा होती थी? कभी लगता था कि नहीं ये छोड़ के चले जाऊं और पिताजी का अच्छा खासा बिजनेस है उसी को संभालूं? इनफैक्ट डैडी से मैंने एक बात सीखी थी, अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद सीखी मैंने ये बात, क्योंकि मेरा और उनका कभी बनता नहीं था। हम लोग बहुत रिबेलियस थे दोनों, मैं उनके बहुत अगेंस्ट हुआ करता था। तो उनके जाने के बाद मुझे एक पता चला कि लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो ऑप्शंस नहीं रखने चाहिए, एक ही चीज के पीछे भागना चाहिए, वो मिलेगी ही मिलेगी। तो वो जिद थी मुझ में कि यार मुझे करना ही है और कुछ चारा ही नहीं था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, डैडी का बिजनेस था वो भी बंद कर दिया पूरी तरह से। हाँ, पूरी तरह से बंद कर दिया। तो घर वालों ने विरोध नहीं किया? तो वो सबसे लकी पार्ट मेरा ये रहा है अभी तक कि मेरी मम्मी और मेरी 2 छोटी बहनें हैं, तो उन्होंने कभी कुछ एक्सपेक्टेशन, मेरे साथ उन्होंने भी बहुत सैक्रिफाइस किया है, मेरे साथ उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, कभी कुछ हुआ नहीं। तो डैडी के बिजनेस के साथ साथ मैं एक जॉब भी करता था पूना में, जो क्रेडिट एनालिस्ट का था, जो अमेरिकन एरोस्पेस को हैंडल करता था मैं। वो दोनों एक साथ में वो जॉब भी छोड़ दिया, फिर डैडी का बिजनेस बंद करके कंप्लीटली मुंबई शिफ्ट हो गया मैं। और कुछ सेविंग्स में 80,000 रुपए थे, शिफ्ट हो गया, 7-8 महीने में खत्म हो गया। मुझे लगा था 2-3 महीने में अभी बन जाएगा, अभी तो आ देखे जरा आ गई है, स्ट्राइकर का चल रहा है। स्ट्राइकर फिल्म थोड़ी डिले हो गई 2-3 महीना। बॉम्बे गाना था, सबका बहुत फेवरेट बन गया था पूरी टीम का, जिस तरह से रिसाइटल था उसका और नरेशन था बहुत अच्छा आ गया था। मुझे लगा अभी हो गया, अभी देयर इज नो लुकिंग बैक, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 8 महीने में पैसे खत्म हो गए, अभी क्या करना है। तो फिर बाद में मुझे फिर से पूना शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि पैसे ही नहीं थे।
तो यहाँ पे रहने के लिए कम से कम 10-15 हज़ार कम से कम चाहिए इंसान को एक नॉर्मल जिंदगी सरवाइव करने के लिए। फिर से पुणे शिफ्ट हो गया, फिर से कम 3.5 साल में बैंकरप्ट था कंप्लीटली, क्योंकि जॉब नहीं था, डैडी का बिजनेस बंद कर दिया था। और लकीली क्या है कि पुणे में हमारा अच्छा खासा डैडी ने एक घर बनाया हुआ है, इट्स काइंड ऑफ रो हाउस, तो वहाँ पे हमारा रेंट आता था, डैडी का पेंशन था, तो वो सर्वाइवल चलता था हमारा। फिर 3.5 साल यही सिलसिला चला बैंक्रप्सी में। मैं पुणे बॉम्बे फिर करता था, ट्रेन में पास लिया था तो सुबह आता था और शाम को चला जाता था, हफ्ते में 3 दिन ऐसा करता था मैं। फिर फाइनली एक दिन पूरा चेंज ओवर आ गया 2012 में, जब रेस 2 आई। क्या बात है, इतनी बड़ी अब्बास मस्तान की फिल्म। हाँ, वो भी गाना बिलीव नहीं करोगे ऊपर वाले ने कैसे दिया पता नहीं, तभी भी मुझे, इनफैक्ट मैं ऑलमोस्ट उस वक्त मैं गिव अप के स्टेज पे था। मैं बोला यार अभी क्या 8-10 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, 2004 से शुरू है, 2012 आ गया और कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे प्रीतम को, सबको मैं फॉलो अप तो करता ही रहता था, कंटिन्यूअसली फॉलो अप था मेरा हमेशा। अगर कोई मुझे बोलता था कि यार आज 10 तारीख है जुलाई की, मैं तो 3 हफ्ते के लिए बाहर हूँ, आप मुझे 28 जुलाई के बाद कॉल करो, मैं 29 जुलाई को उसी वक्त कॉल करता था। तो आई वॉज सो पर्टिकुलर एंड डिसिप्लिन, तो वो फॉलो अप करता था। तो प्रीतम के साथ भी फॉलो अप शुरू था। तो एक दिन बुलाया गया मुझे कि अल्लाह दुआई है गाना लिखने के लिए। तो मैंने कुछ 2-3 घंटा बैठ के गाना 2 ऑप्शन लिख के दे दिए और मुझे 4:40 की ट्रेन पकड़नी थी पुणे के लिए। तो अभी हो गए थे 3:05। तो अभी 3:30 बजे अगर अंधेरी से निकलता हूँ तो 4:30 बजे की वो ट्रेन मुझे मिल जाएगी, या फिर वो 6 बजे की मिलती है तो 10, 10:30, 11 बजते थे घर पहुंचते पहुंचते, और खाने का फिर बहुत प्रॉब्लम होता था। तो मैंने बोला अभी निकलता हूँ। तो सडनली प्रीतम ने बोला यार एक ट्यून है तो उस पर भी ट्राई करना प्लीज। कुछ तो लिखे थे मेरे को, शाम को 5 बजे मेरा प्रेजेंटेशन है। तो मैंने बोला दादा मेरा, और मैंने हल्के सा एक झूठ बोल दिया उनको कि मेरा बंसाली सर के साथ मीटिंग है, क्योंकि बंसाली सर के जो सीईओ थे उनके लिए मैं ऑलरेडी लिख रहा था तभी। उनकी 2-3 फिल्में आ रही थी तो उनके लिए लिख ही रहा था। तो मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि उनके साथ मीटिंग है और उधर मुझे पहुंचना है अभी। तो इट वॉज अ वाइट लाई, क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़नी थी और रहने के लिए जगह नहीं थी। एक दोस्त था जिसके घर पे ऑलरेडी एक दिन रह चुका था वो हफ्ते में मैं। तो उसको और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता था, और मुझे नहीं अच्छा लगता किसी को तकलीफ देना। तो बोले, प्रीतम ने बोला नहीं यार कुछ भी लिख दे, ऐसे एक डमी लिख दे। तो उन्होंने ट्यून जैसे ही सुनाई, तो जैसे ही ट्यून सुनाने के बाद मैं पार्टी एनिमल बहुत हूँ, मुझे नाचना बहुत पसंद है। मैं हिंदी म्यूजिक पे नहीं, हिंदी म्यूजिक पे नाच ही नहीं सकता, लैटिन और स्पेनिश म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, सालसा वालसा। तो उन्होंने सुनाते ही मैंने बोला कि यार यहाँ पे पार्टी ऑन माई माइंड डाले। तो प्रीतम ने बोला ये तो तेरा गाना है, तू जो भी लिखना है लिख दे। मैंने वो 14 मिनट में वो गाना लिखा था, पार्टी ऑन माई माइंड, 8 लाइन, मुखड़ा जो है उसका, और देके मैं भाग गया, चला गया। और घर पहुंचा, घर पे जाके अपना फोन साइलेंट पे, एज यूजुअल मैं 11 बजे सोने वाला इंसान हूँ, सो गया। और फ्राइडे था उस दिन, और सुबह उठ के देखता हूँ तो 7-8 मिस कॉल्स, प्रीतम का मिस कॉल, उनके मैनेजर्स की मिस कॉल, मैसेजेस थे। मैं डर गया, मैं बोला यार अभी 2 ऑप्शन लिख के आया हूँ, फिर नहीं लिखना है यार, अभी तो थक गया हूँ। कम से कम 800-1000 गाने तो रिजेक्ट हो गए थे तब तक। अच्छा। तो लिख चुका था 8-10 साल में 800 तक लिख ही लिए थे। तो बोला यार अभी तो इतनी हिम्मत है ही नहीं कि वापस चला जाऊं। और सैटरडे था, सैटरडे संडे। तो मैंने उनके मैनेजर को फोन किया, तो बोले यार तेरा वो जो गाना तूने पार्टी ऑन माई माइंड लिखा है वो सिलेक्ट हो गया है रेस 2 के लिए, और अल्लाह दुआई नहीं हुआ तेरा, मगर वो हो गया है। और दादा तुझे बुला रहे। तो मैंने बोला यार ये पंगा है, अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि ऐसा है। तो हाँ ठीक है, मैं फिर उनको बताता हूँ, तू मंडे आ जा, मगर तू उनको मत बताना कि मैं आ सकता हूँ, मैं कन्विंस कर दूंगा। तो उन्होंने कन्विंस कर दिया। तो फटाक से प्रीतम का फोन आया मुझे बोला यार प्रशांत तो प्लीज 1 घंटे के लिए आ जाओ। मैं रोने लग गया। बोला तो आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि 8-10 साल जिस बंदे के साथ काम करने के लिए मैं इतना मर रहा था, वो मुझे फोन करके बोलता है कि 1 घंटे के लिए प्लीज आ जाए यार, क्योंकि ये गाना सिलेक्ट हो गया और खत्म करना है। तो मैंने कैसे तो कन्विंस करके संडे रात का अपॉइंटमेंट ले लिया, शाम का संडे। तो मेरे दोस्त को फ़ोन किया, विपिन नाम है उसका, विपिन पटवा, वो भी म्यूजिशियन है, उसके घर में रहता था मैं, तो उसने काफ़ी मदद की है। तो उसको फ़ोन करके बोला यार ये पंगा हो गया है और मुझे एक दिन कल आता हूँ यार रहने। तो बोला यार आजा, इतना टेंशन नहीं है। दूसरे दिन मैं मीटिंग के लिए गया, जाके मिला, गाना लिखा और उनको अच्छा लगा जो अंतरा लिखा। फिर बाद में उसके बाद कुछ पीछे देखने का यही नहीं था। पार्टी ऑन माई माइंड वाज द सॉन्ग।
मतलब पार्टी ऑन माय माइंड से आप पूरी तरह से रेस में शामिल हो गए। रेस 2 में शामिल हो गया। ये गाना सुनते हैं प्लीज। मैंने पहने body shoes, gonna let my body loose, totally had dirty boots, there's party on my mind. Hey, hubby, hubby, right, 'cause Saturday night, all the music be alright, there's party on my mind, 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 mind. यू करते पारी शारी जैसे हो पहली बारी। प्रशांत, रेस 2 के बाद कुछ बड़ी फिल्में आपकी सामने आई। मुझे बताइए कि किस तरह से वो फिल्में आपको मिली थी। अभी रेस 2 के बाद मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं स्ट्रगल भी कर रहा था तो मेरे सामने एक लिस्ट थी म्यूजिक डायरेक्टर्स की और डायरेक्टर्स की। मैं सबके पीछे नहीं भागता था, मुझे इन्हीं के साथ काम करना था, क्योंकि मैं पहले से ही मानते आया हूँ कि वॉल्यूम में मत उलझो, क्वालिटी में बिजी रहो। 2 फिल्में भले या एक फिल्म करो या एक गाना ही साल का है, मगर अच्छा गाना है, जो भी लिखो अच्छा लिखो, क्योंकि ऊपर वाले ने बोलते ना गिन चुन के हमको एक टैलेंट दिया है, उसका वेस्ट मत करो यहाँ वहाँ पे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी छोटी फिल्मों के गाने आप अच्छे लिख लेते हो मगर प्रमोट नहीं होते तो बहुत दुख होता है अंदर। तो क्योंकि उधर तक रेस तक आने तक थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हल्का फुल्का कहाँ पे हो गया था, तो उसके बाद तो मैंने सोचा कि यार नहीं करना है। तो बाद में क्या हुआ, रेस के बाद इमीडिएटली मुझे मेरी कॉम मिली। मेरी कॉम कुमार की फिल्म। हाँ, मेरी कॉम इसलिए मिली क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया कि जो बंसाली सर के सीईओ थे और इनके साथ मेरा ऑलरेडी 2-3 प्रोजेक्ट्स के बारे में काम चल रहा था और मैंने उनके लिए कुछ 10-12 गाने लिखे थे। तो उनको पता था कि ये बंदे में पोटेंशियल है, ये इसमें रेंज है, ये पार्टी सॉन्ग भी लिख सकता है, ये सूफी भी लिख सकता है, कवाली भी लिख सकता है, बैलेड भी लिख सकता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार उमंग को जाके मिल, और वो एक मस्त फिल्म बना रहा है। लकीली ऐसा हो गया कि जब मैं उमंग से जाके मिला, उनके राइटर जो साइवन है, जिन्होंने निर्जा भी लिखी है, वो दोनों बैठे थे, उन्होंने मुझे ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताया। तो उन्होंने मेरा एक्साइटमेंट देख के, और मैं बहुत एक्साइटेड था वो प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि एक किसी बॉक्सर पे कहानी है और इंडियन बॉक्सर जिसने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं, एंड यू नो इट वाज अ बिग थिंग। तो मैंने बोला मुझे ये फिल्म करनी है यार, कुछ भी हो जाए। तो उनको क्या पता नहीं, मेरा एक्साइटमेंट देखे आई वाज ऑलरेडी ऑन बोर्ड। आई वाज द फर्स्ट टेक्नीशियन ऑन बोर्ड फॉर मेरीकॉम एज अ साइन टेक्नीशियन। उसमें भी काफी सारी चीजें हुई, एज यूजुअल लक, ऊपर वाला क्या खेलता था पता नहीं, अभी भी खेलता है। तो मगर मुझे मजा आता है उसके साथ खेलने में। तो मेरीकॉम मिली, फिर काफी सारे लोगों ने मुझे बोला यार तेरा रेस 2 का गाना इतना हिट हो गया, किसी का एक गाना हिट होने के बाद वो तो साला लाइफ चेंज हो जाती है बॉलीवुड में। वो चारों तरफ बज रहा था वो गाना। हाँ, तो रेस बहुत हिट हो गया था वो। फिर मैंने बोला यार नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ, वो आएगा आपके सामने और आपको दिख जाएगा। तो मेरी कॉम पे कम से कम मैंने 9 महीने या 10 महीने इन्वेस्ट किए उस स्टडी करने में। कम से कम 4-5 बार स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और वो कैरेक्टर को जान के मेरी कॉम का, फिर प्रियंका का फेस, ये वो नहीं है सब। तो मैंने गाने लिखे, बंसाली सर को बहुत अच्छे लगे, सारी टीम को अच्छे लगे, और जिद्दी दिल उसमें से काफी फेमस हो गया। बहुत अच्छा गाना, विशाल दादलानी की आवाज वाला गाना है। हाँ, तो इतना इंस्पायरिंग लगा सबको, और मुझे लगा कि यार ये मेरा ही गाना है, क्योंकि मैंने भी जिद छोड़ी नहीं अपने स्ट्रगल में। तो आई यूज्ड टू फील गुड कि यार कर दिया, नहीं कि आने के बाद लगता है कि हाँ यार आई वाज ऑलवेज अ अंडरडॉग था हमेशा। मैं सबको लगता है ये क्या करेगा। मेरी कॉम में तो आपके 4 गाने थे, पहले ये जिद्दी दिल सुनते हैं प्लीज, फिर आगे की बात करते हैं। बस खुद की सुनता बातें ये नादानी से है नाते ये मुर्राते जाते ये दिल को कहता ये राते ये वो देखे हैं आंखों में किस्मत की आंखें डाले हैं, हवा के कानों में जाके कहे किस्मत किसकी है। दिल ये जिद्दी है, दिल ये जिद्दी है, दिल
प्रशांत, ये बहुत जबरदस्त चला था जिद्दी दिल, और मैरी कॉम के दूसरे गानों के बारे में बताइए। मेरी कॉम में और एक गाना है जो मेरा सबसे फेवरेट गाना है इनफैक्ट, और वो है अधूरे, जो सैड गाना है, जहाँ पे मेरी कॉम ऑलमोस्ट 4 गोल्ड मेडल्स जीत चुकी है, और वो ब्रेक लेती है, शादी कर लेती है, उसको ट्विंस होते हैं, और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है क्योंकि उसको कोई पूछ नहीं रहा है, एंड उसको बॉक्सिंग से रेस्टिकेट भी कर देते हैं क्योंकि वो मिसबिहेव करती है। तो द होल पेनफुल जर्नी वहाँ पे शुरू है, तो वहाँ पे वो गाना था, और मुझे स्क्रीन प्ले सब बताया गया था कि गाने में ये स्क्रीन प्ले होने वाला है, तो मैंने वहाँ पे लिखा था ये अधूरे गाना जो है, उसके लिरिक्स मैं सुनाऊं आपको? जरूर जरूर। कि और मैं इनफैक्ट खुद को भी फील करता हूँ हर गाना जब लिखता हूँ, मेरे इमोशंस, मेरे एक्सपीरियंसेस को। तो गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया, थोड़ा थोड़ा खर यादें सारी खो रही, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया, हम हैं अधूरे, सवाल अधूरे, लम्हे अधूरे, जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी अधूरा रह गया, गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया। क्या बात है, क्या बात है। तो वो गाना इतना अच्छा बना, और सुनिधि ने गाया था वो गाना, और पूरी टीम को, बंसाली सर को इतना छू गया कि लकीली मे बी बिकॉज ऑफ दैट सॉन्ग और बिकॉज ऑफ द एल्बम आई गॉट बाजीराव। क्या बात है। तो पहले ये गाना सुनते हैं। गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया, हम हैं अधूरे, लम्हे अधूरे, सवाल अधूरे, जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी अधूरा रह गया, गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, ओ, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया। तन्हाई हाथों में ले वक्त खड़ा है, ये दिल भी सीने में बेहोश पड़ा है, आजा के मौसम सारे हमको सताते हैं, बेजान है हम हारे और ये रुलाते हैं, हर पल अंधेरा रह गया। नीला नीला बस दिल का जख्म वो रह गया, जरा जरा कर सारा हौसला बह गया, थोड़ा थोड़ा कर यादें सारी खो रही, ओ, टूटा सा पल एक हाथ में रह गया, हम हैं अधूरे, लम्हे अधूरे, सवाल अधूरे, जवाब अधूरे, वो ख्वाब भी अधूरा रह गया, गीला गीला बस पानी पलकों पे रह गया, धीरे धीरे सपना वो आंखों से बह गया,
ये गाना हमने सुना, मैरी कॉम में आपके कुल 4 गाने थे जिसमें से हमने 2 सुने हैं और अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं बाजीराव मस्तानी की तरफ, जिसने आपको बिल्कुल बाकायदा, क्या कहना चाहिए, आपकी पताका फहरा दी। तो उसने तो मुझे एक आइडेंटिटी दे दी इनफैक्ट, इसलिए आज मैं बाजीराव की मूछें लेके घूम रहा हूँ। मैंने वो मूछें भी मेरी रख ली उस वक्त, उसके बाद कि यार मैं भूलूं ना उस मैजिकल मोमेंट को मेरी लाइफ में, क्योंकि वो जो रेस 2 ने मेरी कॉम ने दिया वो तो एक इनिशिएटिव स्टार्टअप था, मगर जो मल्हारी ने मुझे दिया वो अलग लेवल का ये था, क्योंकि उसने मुझे, उसके बाद भले ही मैंने काफ़ी फिल्में फिर भी नहीं की है, क्योंकि एज यूजुअल मैं कुछ कर रहा हूँ जो चीज़ें आएगी अभी, मगर वो बाजीराव ने अलग लेवल पे खड़ा कर दिया। किस तरह से संजय लीला भंसाली ने आपको बुलाया था इस गाने के लिए? इसका भी एक अलग ही सीन है, क्योंकि मुझे आज भी याद है जिस दिन मुझे बंसाली सर ने बुलाया था, उनका बाकायदा एक अच्छा म्यूजिक सेटिंग चलता है, एंड ही इज अ अमेजिंग पर्सन एंड अ मैड डायरेक्टर विद पैशन, बहुत पैशनेटली मैड। जिस तरह की उनकी इंटेंसिटी और वार्मथ है वो कमाल है। आई हैवंट मेट अदर डायरेक्टर्स बट आई फील, मुझे लगता है कि वो अलग ही है, एंड हैट्स ऑफ टू हिम। तो उन्होंने जब मुझे बुलाया था, सब पूरा एक बड़ा म्यूजिक सेटिंग चल रहा था और मैं अपना सिंपल एक अपनी बैग लेके जाता था हमेशा। एक बैग लेके जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा सारे लोग नीचे बैठे, उनके असिस्टेंट्स है और सारे लोग जो भी आए थे उस दिन, सबको बिठा के वो गाना सुना रहे थे और ट्यून सुना रहे थे। और उनके जो असिस्टेंट म्यूजिशियंस है, श्रेयस पुरानिक करके, जिन्होंने दूसरा एक गाना मैंने लिखा है वो कंपोज किया गजानना, तो वो भी बैठे थे, उनके दूसरे असिस्टेंट बैठे थे, वो चारपाई जो रहती है ना हाइट पे बैठे थे, और बाकी सारे नीचे बैठे थे और सर चेयर पे बैठे थे। मैंने जैसे ही एंट्री की तो सर ने मुझे देख के इशारा किया आ जाओ करके, और जैसे ही मैं आ रहा था तो एक दूसरे बंदे को इशारा किया वो चेयर लेके आने के लिए। वो बंदा चेयर लेके आया और मैं जैसे सर के पास आया तो बगल में चेयर लगा के मुझे बिठा दिया। और मैं नर्वस हो गया क्योंकि सब लोग नीचे बैठे थे और मैं सर के साथ में चेयर पे बैठा हूँ। जैसे ही गाना पूरा एनर्जी वाला खत्म हुआ और सब लोग कोरस दे रहे, बीच में सब उधर तबला ढोल बज रहा है, सब एकदम परफेक्ट म्यूजिक सेटिंग थी। और जैसे ही खत्म हुआ सर ने मुझे विस्पर करके कान में बताया कि प्रशांत यार जो तूने मेरी कॉम में लिखा है मेरे बाजीराव के लिए लिखना। मैं लिटरली मैं बहुत इमोशनल हूँ, फटाक से मेरे आंखें मॉइस्ट हो गई। बोला यार सर ये इनसे काम करने के लिए कम से कम मैं 5-6 साल से लगा हूँ और ये ऐसा बोल रहे मुझे। उससे पहले मेरी काफ़ी मुलाकात हुई थी मेरी कॉम के दौरान उनके साथ, तो एक अच्छा ट्यूनिंग तो बन ही गए थे। तो मैंने बोला हाँ सर बिल्कुल। तो बोले जब तू खुश होगा ना तब मुझे प्रेजेंट करना है गाना। तो एक बार और सुनाया उन्होंने और मैंने वो रिकॉर्ड करके मैं लेके गया गाना, और वो था मल्हारी। और कुछ 3 दिनों के बाद मैंने उनको फ़ोन करके बताया सर मैं रेडी हूँ, आपको सुना सकता हूँ। तो मैंने जाके जब सुनाया तो उस गाने में सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ था। जो पहला वर्ड था मैंने क्योंकि ये मराठी फ्लेवर है, मराठी किंग के बारे रूलर के बारे में है, तो मैंने काफ़ी सारे मराठी एलिमेंट्स डाले थे। तो वर्ड से ही शुरू किया था मैंने। जो आप अभी सुनते हो बजने दे धड़क धड़क जो है वो वाजू दे धड़क धड़क मैंने लिखा था। और ये ऑप्शन भी मैंने लिखा था कि बजने दे धड़क धड़क, क्योंकि साउंड मीटर में बैठता था। तो सर ने बोला ये वाजू दे चेंज करना है, तो मैंने बोला सर इसको बजने दे धड़क धड़क कर सकते हैं। बोले परफेक्ट है ऑन। तो वो गाना जो 3 दिन में मैंने लिखा वो अलग ही मेरे लिए तो अलग ही लेवल पे चला गया, क्योंकि जिस तरह से विशाल ददलानी ने फिर से, जैसे जिद्दी दिल और विशाल ददलानी मेरा क्या कनेक्शन है पता नहीं, जो उन्होंने गाया है और जिस तरह से रणवीर सिंह ने परफॉर्म किया उस गाने पे, जो मैडनेस है और जिस लेवल का सर ने उसे शूट किया है, वो एक कंप्लीट, वो बोलते हैं ना एक चीज, सारी चीजें एक जगह पे आ गई थी। और ये गाना बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गया मल्हारी, और जो ओल्ड स्टाइल ऑफ वर्सेस हैं जिस तरह से आपने उसको उभारा था, पूरा एक मराठी फ्लेवर, एक कल्चर, कमाल था ये गाना, अद्भुत गाना था। धीरे धीरे बड़ी चली है जो थी चिंगारी, छोटी चिंगारी, बड़ी 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 है मन की अलमारी। आज अलमारी हुई सतरंगी, शादी सतरंगी हुई सतरंगी थी जो ये रात काली। धड़क भड़क गली, चटक मटक भटक गली, दुश्मन की देखो जो बात लावली।
उपरांत बाजीराव मस्तानी में आपके और भी गाने थे, उनके बारे में बताइए। मेरे और 2 गाने थे उसमें। हम्म। इनफैक्ट मल्हारी के बाद मुझे फितूरी करके एक लावनी थी, हम्म, वो गाना मिला था। जबरदस्त थी। वो अनफॉर्चुनेट ये था कि वो गाना फिल्म में नहीं था बट एल्बम में था। आज भी कोई भी, जैसे आपने बोला जबरदस्त थी, सारे लोग का रिएक्शन यही रहता है क्योंकि इनफैक्ट सर का फेवरेट गाना है वो उस फिल्म का। और मुझे वो गाना लिखने में बहुत टाइम लगा था क्योंकि एक लाइन पे हम लोग फंस गए थे और वो लास्ट मोमेंट पे मैंने कुछ फाइनली करके वो हो गया था एक लाइन की वजह से। मगर मेरा भी बहुत फेवरेट गाना है वो, नॉट ओनली वो वर्ड के लिए मगर वो जिस तरह से गाना बना है, जो फ्यूजन है गाने का, हिंदी मराठी लावनी का फ्लेवर है और जिस तरह की मेलोडी है वो गाना मेरा सेकंड गाना था फिल्म में। और उस पर बहुत बड़ा चैलेंज आया था क्योंकि वो काफ़ी सारा, मैं लिखने के पहले थोड़ा रिसर्च करता हूँ तो मगर एक लाइन के लिए फंस गया था तो इवेंचुअली बन गया। और सेकंड गाना फितूरी था। थर्ड गाना कहाँ से आया पता ही नहीं, मगर कहाँ गया है वो पता है कि अभी तो वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। गजानना जो मैंने लिखा था उसका, वो इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि मैं बहुत बड़ा गणपति बप्पा का फैन हूँ और मेरी पूरी जर्नी में मैंने फील किया है उनको कि जब भी पैसे नहीं होते थे तो कहीं ना कहीं से ना 10,000 रुपए का बंदोबस्त हो जाता था। तो वो सर्वाइवल की चीजें कहाँ से आती थी पता नहीं था। कुछ एक छोटा सा कोई तो कहीं से तो फोन करता था, यार ये चीज करनी है आ जाओ करते हैं, वो चेक आ जाता था या कुछ तो कुछ होता था, हर महीने 10,000 आ जाते थे। तो मैं गणपति बप्पा में बहुत बिलीव करता हूँ तो मुझे हमेशा लगता था कि यार मुझे गणपति के लिए कुछ लिखना है। बहुत सालों से मेरी तमन्ना थी कि लिखना है और मैं चाहता था खुद के लिए लिखूं मगर वो कभी हुआ नहीं था। और कोइंसिडेंटली फरवरी में मुझे फोन आया था श्रेयस का, जो बंसाली सर के असिस्टेंट म्यूजिक असिस्टेंट है। उन्होंने बोला यार दादा ये गाना लिख करना है और सर ने बोला है तुम्हें लिखने के लिए, तो ये ट्यून है। तो जब मैं वो लिख रहा था मैंने सोचा यार सारे गानों में हम लोग बोलते देवा तू ये है वो है ऐसा है वैसा है, क्यों ना इसको कुछ अलग ट्रीट किया जाए। तो मैं एक दिन बैठा रहा उस पर और मैंने सोचा क्या किया जाए इस पर। तो मम्मी के साथ डिस्कस किया मैंने, तो गणपति जी के जो 108 नाम है तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट यूज द नेम्स, क्योंकि हर नाम का एक बड़ा सा मतलब है। तो सोचा उस पर कुछ खेला जा सकता है तो देखते हैं। और वो वापस से लकी लिया जो भी है, वो हर वर्ड्स उनके नाम फिट हो गए उसमें मेलोडी में और मैंने मुखड़ा लिख के सर को भेज दिया। वो इतना पावर हाउस बन गया कि दूसरे दिन मुझे फोन आया, वो अप्रूव हो गया जैसे लिखा था वैसे। दूसरे दिन फोन आया कि और एक अंतरा लिखने के लिए इस गाने को बड़ा बनाएंगे हम लोग। गाने को बड़ा बना दिया, गाना बन गया। 6 महीने चले गए हम लोग और ऊपर से गणपति आ रहा था। तो मैंने बोला यार अगर ये गाना गणपति के टाइम पे प्रमोट करे तो मस्त बन सकता है। सुखविंदर जी ने गाया तो इन्होंने बोला यार पता नहीं अपने को क्या है, सर देखेंगे। 2 दिन पहले रिलीज किया मुझे ऐसे में एक दो दोस्त है मेरे, उनको 2-2.5 साल के बाद मिल रहा था, उनसे मिलने गया तो बोल रहा था यार कुछ हो रहा है ऐसा ऐसा, एक गाना रिलीज हो रहा है कल। तो बोले कौन सा? गजानना बाजीराव मस्तानी। क्या बात कर रहे हैं, तेरा गाना है? बोला क्यों क्या हो गया? बोले इट्स ऑल ओवर द न्यूज़, हर जगह पे उसी गाने की बात हो रही है। तो मैंने गूगल किया फटाक से तो देखा मैंने कि दिस विल एंटर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ये वो सब चल रहा था। तो और वो हो रहा था लॉन्च पूना में और था मैं बॉम्बे में। तो मैंने बोला यार क्या होता है। तो सारे मेरे फैमिली के लोग सारे चले गए थे। सो इट वेंट इनटू द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जब मैं देखता हूँ मुड़ के स्टोरी मेरी, मुझे लगता है जो भी हुआ अच्छा हुआ। मैं हिंदी में इतना माहिर नहीं था, जो 8-10 साल गए उसमें मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी है गज़लों की, पोएट्स की। मैं किसी का फ़ैन हूँ नहीं ऑनेस्टली स्पीकिंग। वो बोलते ना कि हाँ ये मेरे ये, पता नहीं, मैं सिर्फ पढ़ता था सेल्फिश मोटिव के लिए कि मुझे वर्ड्स मिले थोड़ा मेरी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, उसके लिए पढ़ता था मैं। और जो पढ़ा है, जो भी चीज़ें पढ़ी है अभी तक, वो वर्ड्स कहाँ से आते हैं जब गाना लिखने जाता हूँ वो पता नहीं चलता। और जैसे आपका पहला सवाल था कि ये हिंदी में 35-37 मार्क्स से शेफ से लेके यहाँ तक, तो ये स्टोरी है सर कि मुझे खुद को पता नहीं चलता कि कैसे लिखता हूँ। बट यस 8 साल काफ़ी कुछ पढ़ा है और एक ऑनेस्टली सिंसियरली लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि पता नहीं ये पैशन कहाँ से आया
बिल्कुल, बिल्कुल। लिखने का। और शायद कुछ तो कारण है ऊपर वो गणपति बप्पा का या ऊपर वाले का कि आपके साथ बैठे हैं आज। गजानन सुनते हैं, फिर आगे की बात। नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका विघ्नराज तू महाराज तू महेशाय तू मोरया चिंतामणि तू सिद्धिनायक गणाधीशाय मोरया वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका वक्रतुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका गजानन 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 गणराय गजानन 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 गणराय अनारकली ऑफ आरा के लिए आपका एक गाना आया था जो बहुत चला था, मन बेकैद हुआ, उसके बारे में बताइए प्रशांत। मन बेकैद की और मेरी कहानियां इतनी खतरनाक है कि कुछ ना कुछ हुआ है हर गाने के साथ। तो मन बेकैद गाना मैंने किसी और फिल्म के लिए लिखा था, एक सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग था वो, और वापस स्क्रीन प्ले पे लिखा था मैंने किसी फिल्म के। वो वहाँ पे नहीं गया, ये गाना ऐसे ही पड़ा हुआ था। जो हमारे म्यूजिशियन है रोहित शर्मा, वो कर रहे थे अनारकली ऑफ आरा का म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया, मैं पूना में था तभी, और मुझे बताया गया कि यार ये गाना यहाँ पे इस फिल्म में जा रहा है। तो अविनाश ने तभी फ़ोन पे बात की, मुझे बोला कि यार ये तुमने क्या लिख दिया, ये गाना कैसा लिख दिया है, खतरनाक इतना, ये वो मन बेकैद कहाँ से वर्ड। मैंने बोला पता नहीं यार, मैंने लिख दिया है। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, फिर आए हम लोग बाइज्जत, एक पार्टी हुई, गाना रिकॉर्ड होने से पहले पार्टी हुई, और तो अविनाश से मिला, और अविनाश का नेचर जान के और फिल्म का कॉन्सेप्ट देख के, हालांकि मैं मानता नहीं हूँ छोटी फिल्में करना, दो रीजंस की वजह से, क्योंकि फिल्में प्रमोट नहीं होती है और गाने प्रमोट नहीं होते। तो हमारा जो है, मैं नहीं मानता कि यार 20-50 हज़ार 1 लाख रुपए अपना फी लेके निकल लो। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ राइटर। मैं चाहता हूँ कि भले ही फ्री में लिखो और वो गाना प्रमोट होना चाहिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए, वो ज़रूरी है। तो बट अविनाश का नेचर देख के, उनका पैशन देख के मैंने बोला नहीं यार, जा रहा है फिल्म में, वो कुछ भी हो गाने का, मेरा बहुत फेवरेट गाना है वो इनफैक्ट, मगर मैंने सोचा जा रहा है, जाने दो, इंसान अच्छा है, अभी फिल्म का क्या होगा वो तो ऊपर वाले पे है, और हर गाने की और हर चीज़ की एक डेस्टिनी होती है। तो वो हो गया। फिर बाद में वो गाने का सीन ये था कि रोहित ने वो जो गाना, मुझे बाद में कहानी बताई गई कि एक जगह पे ये लोग फंस गए थे कि यार कुछ तो इनकम्प्लीट लग रहा है, ये अविनाश ने मुझे बताया था कि कहीं कुछ तो कमी लग रही है फिल्म में। तो रोहित साहब ने, हमारे म्यूजिशियन ने, वो गाने को वहाँ फिक्स करके इनको बैकग्राउंड दिखा दिया। तो उन्होंने बोला यार ये तो अभी परफेक्ट लग रही है फिल्म। तो दे वर प्लानिंग टू शूट, वो लोग अलग शूट करने का कुछ प्लान कर रहे थे, बट ये गाना वहाँ पे फिट होने की वजह से शूटिंग की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें।
तो वो कनेक्शन एक अलग बन गया गाने का, वो वापस वही गाने की हिस्ट्री बन गया। क्या बात, सुनते ही। मिट्टी जिस्म की गीली हो चली, मिट्टी जिस्म की खुशबू इसकी रूह तक घुली, खुशबू इसकी एक लम्हा बन के आया है, एक लम्हा बन के आया है, सद जख्मों का वैद मन बेकैद हुआ, मन बेकैद, मन बेकैद हुआ, मन बेकैद। रफ्ता रफ्ता मुश्किलें अपने आप खो रही, इत्मीनान से कश्मकश कहीं जाके सो रही, दस्तक देने लगी हवा अब चट्टानों पे, जिंदा है तो किसका बस है अरमानों पे, कोई सहरा बांधे आया है, सद जख्मों का बंद मन बेकैद हुआ, मन बेकैद, मन बेकैद। प्रशांत, क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बताइए। अभी मेरी रिसेंट अभी ये फिल्म रिलीज हो रही है, मराठी, मेरी फर्स्ट फिल्म है, जो मेरा पहला मराठी गाना है, लपा छपी करके एक फिल्म है जो विशाल फुरिया ने डायरेक्ट की है, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, और जिसमें पूजा सावंत है एज अ एक्ट्रेस। इट्स अ हॉरर फिल्म, मगर ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा फिल्म के बारे में। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म विद अ मैसेज। तो ये फिल्म का गाना जो है ये वैशाली सामंत ने गाया है और श्रेयस पुराणिक जिन्होंने गजानना कंपोज किया, उनका म्यूजिक है इस पे। मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, काफ़ी तारीफ हो रही है, अभी देखते कहाँ जाता है। और 21 जुलाई को डैडी रिलीज हो रही है रंगोली की बायोपिक, जिसमें अर्जुन रामपाल है। उसमें साजिद वाजिद के साथ एक गाना किया है मैंने, फिर से गणपति बप्पा का गाना है। अच्छा। बहुत पावरफुल सॉन्ग है वो भी, जय गणेशा करके वो है। फिर अध्ययन सुमन की एक फिल्म आ रही है, टेंटेटिव टाइटल एयरपोर्ट है अभी, तो उसके सारे गाने मैंने लिखे हैं। और 2 बड़ी फिल्में हैं और जिनके बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, पकड़ के किसी कोने में डाल देंगे। प्रशांत, बहुत अच्छा लगा, इतने सारे गानों की कहानियां आपने सुनाई और इतनी सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट यूनुस भाई, आपने इधर बुलाया, 2 चीजें हो गई, आपसे मुलाकात हो गई और इतना अच्छा इंटरव्यू भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। युवा गीतकार प्रशांत इंगोले से यूनुस खान की बातचीत अभी आपने सुनी। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वंदना ठाकुर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। आज के मेहमान।